जी, जी, जी। हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज एक इंटरव्यू की बड़ी चर्चा हो रही है। करण जौहर का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को मैंने थोड़ी देर पहले देखा। इस इंटरव्यू में कई तरह की बातें करण जौहर ने की हैं। उनसे सवाल हुआ कैंप सिस्टम को लेकर कि बॉलीवुड में जो कैंप सिस्टम है उस पर वो थोड़ा सा भड़क गए। कौन से कैंप हैं, कहाँ कैंप हैं, कौन लिखता है? वो ऐसा भड़के कि सवाल पूछने वाले ने भी कहा हाँ हाँ ये सब मीडिया का ही उड़ाया हुआ है। हाँ हाँ मीडिया का ही उड़ाया हुआ है। लेकिन हमने वो इंटरव्यू पूरा देखा आपके लिए क्योंकि उसकी काफी चर्चा हो रही थी। और उस इंटरव्यू को देखने का एक फायदा ये रहा कि मेरी थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, वो पूरी हो गई। अच्छा, नींद का उसमें खुमारी रही क्योंकि बड़ा मीठा सा इंटरव्यू था और अच्छी अच्छी उसमें बातें हो रही थी। फिर बाद में कुछ मसालेदार बातें करने की भी कोशिश हुई, लेकिन खैर। अब हम बात ये करेंगे कि करण जौहर कैंप वाले सवाल पर क्यों भड़के, फिर खुद ही बोल बैठे मेरा नाम नेपोटिज्म के साथ जोड़ देते हो। मैं अब अपना जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, मैं खुद को छोटा साबित नहीं करना चाहता। तो इस बातचीत में जो हम रवि जी के साथ करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये करण जौहर की जो इमेज है नेपोटिज्म वाली या कैंप सिस्टम वाली, या उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ये खुद बन गई है या उन्होंने बनाई है, या लोगों को हर रात सपने आते हैं कि करण जौहर से हम ये वाले सवाल पूछेंगे, करण जौहर की हम इमेज बनाएंगे। रवि जी, आपने भी उस इंटरव्यू के कुछ टुकड़े देखे होंगे जी, और बिल्कुल। उसमें जिस तरीके से वो कैंप सिस्टम पर एकदम से भड़क रहे हैं, क्या कैंप सिस्टम होता है, क्या कैंप होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि करण जौहर क्या कहना चाहते हैं, फिर हम ये भी समझाएंगे कि लोग क्या समझते हैं, क्योंकि दोनों बातों को समझना जरूरी है। एक तो वो सच है जो करण जौहर समझते हैं और एक वो सच है जो कि लोग समझते हैं। आपको क्या लगा करण के बारे में, कैंप सिस्टम के बारे में मुझे कुछ? मुझे लगा कि वो कुछ नहीं समझते हैं। हाँ। सच्चाई तो यही है। पूछने वाले ने भी उनसे वही आप जो कह रहे हैं ना, बड़ी मासूमियत से पूछा। तो जो हम ये हाँ। बार-बार कहते हैं ना कि बॉलीवुड जो है कोई मौका नहीं छोड़ता अपनी मूर्खता को जतलाने का या उसका प्रदर्शन करने का। तो ये हाँ। सवाल जो है कुछ उसी तरह का है कि कहाँ है कैंप, कौन से कैंप हैं? कोई तंबू गड़े हैं क्या? तो हाँ। उन्होंने उसको तंबू के अर्थ में लिया है। जैसे बिल्कुल। बॉलीवुड जो है, उसमें हाँ। तंबू गड़े हुए हैं। मतलब हाँ। हाँ। ये होता है ना कि बहुत मासूम बनना, बहुत नादान बनना, तो हम्म। करण जौहर की कोशिश वही थी। और क्या तो होता है ना, चलिए हम थोड़ा खिसियानी बताते बिल्ली हैं, जो थोड़ा बताते हाँ, हैं। जैसे जी, जी। गोविंदा करण जौहर कैंप में हैं और अनन्या हुँ। पांडे करण जौहर कैंप में नहीं हैं। हम उस कैंप की बात कर रहे हैं। जी, जी। हाँ, इस हम तरह उस के कैंप कैंप की बात जिसमें कर रहे हैं जैसे शाहरुख खान के हाँ, कैंप में गोविंदा हैं, या जैसे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। हम ये कहें कि सानिया मल्होत्रा जो हैं वो शाहरुख खान के कैंप में हैं। हम उस कैंप की बात कर रहे हैं। करण जौहर के हम उस कैंप कैंप में की है, बात इस कर तरह रहे के हैं, कैंप हाँ, हाँ, जिसमें हम कहेंगे कि अ, महेश भट्ट कैंप में बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम नहीं हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। हम हाँ। हम बिल्कुल, ये बात करेंगे कि बिल्कुल। महेश भट्ट कैंप में इमरान हाशमी नहीं है। हम उस कैंप की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। असल में मतलब जो इमेज आपने खुद बनाई है, भाई करण जौहर को लोगों ने कैसे जानना शुरू किया? हम करण जौहर को 95 में उनका बॉलीवुड में एंट्री होती है। लोग उन्हें 95 में नहीं जानते थे। लोगों ने उन्हें 98 में जानना शुरू किया जब उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है आई, और तब लोगों को पता चला कि 95 में जब फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो आदित्य चोपड़ा के कजन होने के नाते, उनके दोस्त होने के नाते उस फिल्म को असिस्ट कर रहे थे, और उस दौरान उनकी शाहरुख खान से दोस्ती हुई। और आज वो इतना बड़ा स्टेटमेंट रखते हैं कि शाहरुख खान ने उनके साथ जितनी भी फिल्मों में काम किया है, शाहरुख खान ने कभी भी उनसे पैसों के बारे में कोई बात नहीं की है। अब इस तरह के स्टेटमेंट देता कौन है? भाई ये सारी चीजें करण जौहर की तरफ से आती हैं। जब वो अपना शो लेकर आए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं इस शो में ऐसे सवाल पूछूंगा जैसे सवाल जर्नलिस्ट पूछने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हो सकता है स्टार्स उनको उस तरह के सवालों पर उनका इंटरव्यू छोड़कर चले जाएं, लेकिन मेरे वो शो में आकर अपने बेडरूम सीक्रेट, अपने लव लाइफ सीक्रेट भी शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं करण जौहर ने अपने पर्सोना से, अपनी फिल्मों से, अपनी बातों से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट से और अपने शो में पूछे गए सवालों के जरिए बार बार ये बताया कि आई एम दैट इनसाइडर। रवि जी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक मैंने जेनरिक डिस्क्रिप्शन दिया करण जौहर की, जहां से जी। शुरुआत होती है लोगों की मेमोरी में उसका। देखिए, ये बात सही कि उन्होंने बतौर फ़िल्म डायरेक्टर जो शुरुआत की थी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में भी वो असिस्टेंट थे, उन्होंने छोटा-सा रोल भी प्ले किया था। लेकिन करण जौहर को असली में लोगों ने तभी जाना, जब ये अपना शो लेकर आए कॉफ़ी विद करण, जिसमें हाँ। वो जो बिलो द बेल्ट बातें, जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड सीक्रेट हालाँकि पूरी दुनिया को पता थे,
जो बेडरूम सीक्रेट्स, तमाम चर्चाएं होती थी। तो करण जौहर ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि जो बॉलीवुड का मीडिया नहीं कर रहा था। दरअसल उन्होंने बॉलीवुड का मीडिया जो कर रहा था, उन चीजों को हाईजैक कर लिया। सच्चाई तो यही है। ऐसा थोड़ी कि करण जौहर के पहले मैगजीन्स में, अखबारों में गॉसिप्स नहीं होती थी, या लोगों के बेडरूम में क्या चल रहा है, किसका किससे क्या चल रहा है, पता नहीं चलता था, या बोल्ड इंटरव्यूज नहीं आते थे। तो ये करण जौहर की कोशिश है कि मतलब बात वही है ना कि मतलब एक सर्टेन समय के बाद में देश को आजादी मिली, उससे पहले तो थोड़ी आजादी थी। तो करण जौहर बता रहे हैं कि नहीं, नहीं, अब तो मैंने जो किया था, वहां से बॉलीवुड के मतलब जर्नलिस्टों, मतलब उनका बॉलीवुड का जर्नलिज्म जो है जिस तरह का मैंने शुरू किया, उससे पहले नहीं होता था। ये क्रेडिट खाना और ये हाईजैक करना चीज को। लेकिन करण जौहर की असली पहचान जो है वहीं से बनी। लोग भूल गए कि वो डायरेक्टर है। करण जौहर ने डायरेक्टर के रूप में जितनी भी फिल्में बनाई होंगी, और जिसको वो लोग कहते हैं कि ठीक करण जौहर का ब्रांड है, पहली फिल्म के बाद में वैसा जादू जो है वो नहीं जगा पाए जो एक मॉब के। उसके बाद उनकी फिल्में जो है वो क्लास के लिए होती गई, मैच्योर ऑडियंस, ये ऑडियंस, वो ऑडियंस। और फिर उनकी जो सबसे बड़ी इमेज बनी, जिसको उनके शो ने बनाया। और तीसरा मामला जो है वो बना, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि कैंप नहीं है मेरा, और वो कैंप की शुरुआत हुई इनके नेपोटिज्म से। दरअसल कैंप जिसकी बात करें, तो अगर चलिए हम करण जौहर की बात मान भी लें कि बॉलीवुड में कोई कैंप नहीं है, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दो कैंप तो पक्के तौर पर है। एक नेपो किड्स वाले, नेपोटिज्म वाले, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, और दूसरे आउटसाइडर। इससे करण जौहर भी इनकार नहीं कर सकते। और करण जौहर जिस कैंप को नकार रहे हैं, एक बार उसका थोड़ा सा पर्दा खोलकर देख लें, तो आपको एक से एक बड़े रत्न नजर आएंगे, जो आज हाँ। हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं, जिनकी फिल्मों के लिए कॉरपोरेट बुकिंग होती है, जिसको करण जौहर ने कहा कि सेल्फ सेल्फ बुकिंग कहना चाहिए, ऐसा कोई उन्होंने वर्ड यूज किया कि लोग खुद को खुश करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो करण जौहर का ये कहना है कि कैंप नहीं, उन्होंने बड़ा लिटरल मीनिंग ले लिया कि तंबू लगे हुए हैं। आप बताइए कौन सा महेश भट्ट का तंबू लगा हुआ है, कौन सा शाहरुख खान का तंबू लगा, उन्होंने इस सेंस में लिया। दरअसल वो इस बहस में, या जिसको कहना चाहिए जो सवाल का सही जवाब है, उसको देने की इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि मैं ही सबसे बड़ा जो हूँ, सबसे बड़ा कैंप मेरा ही है, सबसे बड़ा वही ऊंचा झंडा मेरा ही है, सबसे मैंने ही उसको फहराया हुआ है। तो बचना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने ये जवाब। जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन को लॉन्च करते हैं, टाइगर श्रॉफ को लॉन्च करते हैं, आलिया भट्ट को लॉन्च करते हैं, बेसन आटे का ऐड अनन्या पांडे के साथ करते हैं, और जब वो अपने शो में फिल्म फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चेहरों को ही बुलाते हैं, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल। जाहिर हो जाती है। और वो जब बार बार कहते हैं कि शाहरुख खान मेरे बड़े भाई की तरह हैं, शाहरुख खान मेरे दोस्त हैं, अब वो कहते हैं मैंने 15 साल से शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं की है। तो क्या 15 साल से शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं करना उनकी उस दोस्ती में दरार डाल देता है, या उनके उस भाईचारे में दरार डाल देता है? भले ना की हो, लेकिन उनके बेटे का पहले शो में तो आप देखे हैं ना, तो वो बिल्कुल। चीजें तो कहीं ना कहीं निभाई जा रही हैं। और अगर ऐसा है भी, देखिए क्या है प्रॉब्लम, कहां पे है प्रॉब्लम? ये नहीं है कि कौन किसका दोस्त है और कौन किस कैंप में है। आप जैसे, मुझे याद है करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मर्जी, मैं किसी के ताए के बेटे को लॉन्च करूं, किसी के फूफे के बेटे को लॉन्च करूं। अच्छी बात है, उस तरह की बातों का स्वागत इसलिए होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कम से कम कह तो रहे हैं। अगर आप ऐसा कर बिल्कुल। भी रहे हैं तो आप कह रहे हैं, आप कहें हाँ भी मेरा कैंप है और मैं बड़ा कंफर्ट जिनके साथ फील करता हूं, मैं उनके साथ फिल्म बनाता हूं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको नकारते हैं, तो वो चीज दूसरी दिशा में चली जाती है। तो मुद्दा सारा यहां पे नकारने का है। आप क्यों नकार रहे हैं? भाई सब जानते हैं शाहरुख खान का भी एक कंफर्ट जोन है, वो अपने कंफर्ट जोन में ही काम करते हैं। वही फराह खान, वही करण जौहर, वही आदित्य चोपड़ा, उनके साथ ही वो काम करते हैं। शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, अपने किरदारों को लेकर भी नहीं किए। जहां दो चार किए तो फिर वहां पे वो, हाल फिलहाल की बात करें तो यही हुआ कि हमें बिल्कुल। उनकी जीरो ही याद आती है। अब यहां पे बात यह है कि जब उनसे कैंप वाला सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड की ही एक तरह से बचाव कर लिया कि कोई कैंप है ही नहीं। अच्छा चलिए, आप अपनी जी, कहा जी। कैंप की बात कर लीजिए कि साहब मेरा कोई तंबू नहीं लगा हुआ है, लेकिन भट्ट कैंप भी होता था
और आज भी एग्जिस्ट करता है किसी हद तक। वो हम लोग सब जानते हैं कि बिल्कुल। भट्ट कैंप ने किस तरह की फिल्में बनाई, या किस तरीके के चेहरों के साथ काम किया, या किन्हें चेहरा बनाया, भले वो लो बजट फिल्में बनाते थे। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैंप सिस्टम ही नहीं है? मतलब क्या करण जौहर इस पर, मतलब एक कहते हैं ना कि अब झंडा बरदारी कर रहे हैं बॉलीवुड की, कि मेरा कैंप नहीं है, वहां तक तो तब भी चलो ठीक है, मान लिया उन्होंने, वो कह दें कि मेरा कैंप नहीं है। अब फिर लोग कनेक्ट करते हैं उन वीडियोस से जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, इसको लेकर बवाल भी हुआ था, वो एक पार्टी के फोटो थे, इसको लेकर तमाम बातें हुई थी। वो पार्टी बता रही थी कि बॉलीवुड का हर बड़ा चेहरा उनके घर में बैठकर पार्टी कर रहा था। तो अब ये ऐसे ही आता है, ऐसे बिल्कुल। ही आता है ना निकल के, कैसे आता है? इस इंटरव्यू में भी वो बार बार कुछ नाम ले रहे हैं, करीना कपूर का नाम रिपीटेडली ले रहे हैं, आलिया भट्ट का नाम रिपीटेडली ले रहे हैं, रणबीर कपूर का ले रहे हैं। उनसे पूछा गया सवाल कि अगर वो पूरी इंडस्ट्री के साथ एक फिल्म बना रहे हो और कोई 3 लोग होंगे जिनसे वो बात करेंगे कि भाई पैसा कम कर लो, तो उन्होंने कहा शाहरुख खान, आलिया भट्ट और मैं रणबीर कपूर से। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है ना कि आपकी क्लोजनेस है, और अगर है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या है। बिल्कुल। देखिए, वो ये कह सकते थे कि कैंप शब्द शायद सही नहीं है, ये कंफर्ट जोन की बात है, जैसा आपने कहा। ठीक है भाई, कैंप नहीं है, आप भले ही आप मीडिया उसको कैंप का नाम देता है, लेकिन हम उसको कंफर्ट जोन की तरह देखते हैं, और ये होता है। सबके साथ सबकी नहीं जम सकती, सब लोग सबके साथ काम नहीं कर सकते। लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, वो आराम से एक दूसरे के साथ काम कर लेते हैं। तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से नकार देना कि कैंप है ही नहीं। लेकिन इसी इंटरव्यू में आपने गौर किया होगा, अगर हम्म। कैंप नहीं, इसका मतलब पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक है, कोई हम्म। समस्या ही नहीं है कहीं भी। इसी इंडस्ट्री के बारे में वो कहते हैं कि यहाँ तो यूनिटी ही नहीं है। यूनिटी नहीं है मतलब डिवीजन है, डिवीजन है मतलब कैंप है। और देखिए, कैंप मतलब क्या होता है? कैंप ये होता है कि जब आप किसी खास मौके पर किसी के खिलाफ लामबंद हो जाते हैं, वही कैंप होता है। हाँ हाँ सेनाएं जब लड़ाई के मैदान में खड़ी होती हैं, करण हाँ। जौहर की ही बात कर लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ इन्होंने क्या किया? वो कैंपबाजी नहीं थी। बिल्कुल 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 सही बात है। इन्होंने क्या किया था? जब हाँ प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख खान के साथ जुड़ने लगा था, हाँ और हाँ उस हाँ। वक्त जो स्थितियां बनी थी, तो करण जौहर ने क्या किया? और ये जो बॉलीवुड वाइब्स का जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये कुछ ये कुछ क्या है? वही है दरअसल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बॉलीवुड वही है। क्यों आप मतलब वही 4-5 घर हैं, मतलब, या वही 3-4 लोग हैं जिनके बारे में भाई आपको वो सुनीता बॉलीवुड आहूजा, वाइब्स हैं उनकी फैमिली के बारे में? हाँ, सुनीता आहूजा कितनी कोशिश करती रही कि उनको बॉलीवुड वाइब्स में ले लिया जाए, ऐसा लोगों ने कहा। अभी भी कर रही फिर हैं। उनका नंबर नहीं बिल्कुल लगा, वो अभी अभी भी। भी कर रही है, अपना चैनल जी, लेकर जी। आ गई, लेकिन उनको नहीं हाँ, लिया गया बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो उस ग्रुप में नहीं आती है। हाँ, तो ये तो साफ-साफ बता रहे हैं। तो प्रियंका चोपड़ा का मामला है, आप सब लामबंद हो गए, उसको बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड चले जाना पड़ा, ये हाँ एक चीज़। हाँ। इससे पहले देखिए, चलिए आज तो तीनों खान और करण जौहर और अक्षय, अजय, सब, अब इन सबका समय, क्योंकि अब ढलान का आ गया है, उतार पर हाँ मामला है, तो सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, एक दूसरे बिल्कुल। को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय तो इसी इंडस्ट्री में तीनों खान 3 दिशाओं में जाते थे। तीन आमिर दिशाओं में खान का अलग था, सलमान बिल्कुल। अलग थे, शाहरुख अलग थे। और फिर हाँ अगर इस इंडस्ट्री में कैंप नहीं है, खुद ही ये मान रहे हैं कि यूनाइटेड नहीं है। विवेक ओबेरॉय और सलमान खान का जब झगड़ा हुआ, तो हाँ। विवेक ओबेरॉय तो आज तक रोते हैं कि मुझे कितनी फिल्मों से निकलवा दिया गया। ये बिल्कुल निकलवा बिल्कुल। देने वाले लोग कौन थे? अगर हाँ मतलब अगर कैंप नहीं थे, आप एक थे, तो भाई उसका सलमान से झगड़ा था, आप ले हाँ। लेते अपनी फिल्म में, दूसरे लोग ले लेते। क्यों एक आदमी को टारगेट करके उसको पूरा इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया कि बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद? प्रियंका चोपड़ा के साथ में आपने वो खेल। तो कौन कहता है कि कैंप नहीं है? कैंप जो है वो सामने दिखाई देते हैं। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बार बार उसी इंटरव्यू में इनके नजर में टैलेंट का मामला, जब वो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीवा के रूप में करीना। करीना कपूर, मतलब इससे आगे इनकी नजर ही नहीं जाती। तो आप बोलिए ना, हमारा कंफर्ट लेवल। फिर आप मीडिया को घसीट लाते हैं, अरे मीडिया बोलता है। अरे मीडिया सच बोलता है, आप पचा नहीं पाते उस बात अच्छा, मीडिया को रात को सपने आते हैं कि कल सुबह ये बोलना है? को। मीडिया किसी आधार पे हाँ, बोलता है ना। अच्छा, आप ही उसे बार बार बिल्कुल, एश्योर करते रहते हैं, रीअश्योर करते रहते हैं। आपके शो में जो मेहमान आते हैं उनकी गेस्ट लिस्ट देख बिल्कुल। हाँ, लीजिए। आपके शो में आकर कंगना रनौत खुद आपके मुंह पर बोलकर गई। मतलब क्या ये सब में ही हो रहा है?
आज अगर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नेपो किड लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो करण जौहर के नाम है। ये रिकॉर्ड बनाया किसने है? किसी और ने बनाया है क्या? बना आपका ही बनाया वो रिकॉर्ड है ना भाई, आप ही ने बिल्कुल। बनाया रिकॉर्ड, आप ही ने ये स्थिति लाई है। आप बात बात पे वरुण धवन का नाम ले रहे हैं, वो बहुत क्यूट हैं, बहुत यंग हैं, है ना? वो आप बार बार आलिया भट्ट का नाम ले रहे हैं, करीना, यानी आप घूम फिर के वहीं जा रहे हैं। क्या हम करण जौहर को एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में जानते हैं जो छोटे शहरों से टैलेंट को उठाकर लाते हैं? नहीं ना, इसका जवाब नहीं है ना। और बिल्कुल। इस नहीं को लाने वाला कौन है? ये उन्हीं के द्वारा किए गए काम, उन्हीं के द्वारा बनाई गई फिल्मों से ही हम जवाब निकाल कर ला रहे हैं। मतलब क्या हम ये कह दें कि करण जौहर ने किसी भी नेपो किड को लॉन्च नहीं किया है और करण जौहर का नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो स्टार सन्स को लॉन्च नहीं करते हैं या स्टार डॉटर्स को लॉन्च नहीं करते हैं और उनका इसमें बिलीव ही नहीं है? क्या हम ये कहेंगे तो क्या ये इसको सच माना जाएगा? क्योंकि हम इसको कह रहे हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी कि इसका तो कोई आधार ही नहीं है कहने का। तो अगर उनके बारे में बात कही जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या है, इसको मान लेने में क्या है? सवाल वो है। दरअसल जो करण जौहर का इंटरव्यू है और आप भी जो बात कह रहे हैं, पिछले 6-8 महीनों में बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए जो बॉलीवुड के जो एस्टेब्लिश्ड नाम हैं। आप देखिए निकल के आ रहे हैं, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, मीडिया से भले ही बात ना करें, वो पॉडकास्ट के नाम पे लोगों के चैनल्स पे जाके बैठते हैं और लंबे-लंबे 2-2 घंटे और 5-5 घंटे के इंटरव्यू देते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा इन सारे इंटरव्यूज को देखकर, ये कहीं न कहीं अपनी इमेज धोने के चक्कर में, इनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, ये और जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो इनकी फ़िल्मों में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इनकी फ़िल्में पिट रही हैं, इनको समझ में आ रहा है कि हमारी पोल खुल चुकी है, लोगों में नाराज़गी है हमारी इन बातों को लेके। ये कहीं न कहीं उनको धोने की कोशिश में लगे कि यार नहीं यार, अब क्या करें? इन चीज़ों को थोड़ी इसकी सफाई ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो इमेज जो है, वो नीट एंड क्लीन हो, जो हमारा एरोगेंस जो एकदम खुलकर दिखता था सामने, वो जो है वो ना दिखाई दे। एरोगेंस अभी भी उतना ही है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिशें जो है, आप पिछले 6-8 महीने या 1 साल के इंटरव्यूज़ निकाल के देखिए, जो पॉडकास्ट के नाम पे दिए गए हैं। तो सब अपनी-अपनी सफाई पेश करते हुए नज़र आएँगे। सब एक-दूसरे को मतलब कि तू मेरी पीठ खुजा और मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ वाले मोड में नज़र आएँगे। तो ये जो बॉलीवुड के ऊपर जिस तरह का अभी आप देख रहे हैं संकट आया हुआ है, और संकट नहीं आया, संकट इन्होंने खुद बुलाया है अपने एरोगेंस के साथ में, और दर्शकों से झूठ बोलकर अपनी फ्लॉप फ़िल्मों के जो 4-4 स्टार वाले और 3.5 स्टार वाले विज्ञापन छपवा के, पैसे देकर रिव्यू करवा के, जो झूठा मामला इन्होंने फैलाया था, जब इनकी सच्चाई सामने आ गई तो अब इनको झटका लग रहा है और इनको लग रहा है किसी भी तरीके से जो है ये दिखाया जाए कि इंडस्ट्री एकदम सब एक दूसरे के साथ हैं, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ये कुछ सारी एकदम बातें ठीक है। ये सारी बातें हाँ, खुद करण जौहर ने कही हैं कि हम तो पैसे देकर ऐड निकलवाते हैं। ये तो सारी बातें उनकी कही हुई हैं। बिल्कुल, तो रिव्यू कराते हैं पैसे देकर। एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी, आज सोशल मीडिया के युग में अगर किसी शख्स की कोई भी इमेज है, चाहे जो इमेज है, वो इमेज को बनाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति वो खुद है। क्योंकि मीडिया के पास अगर कोई आधार नहीं होगा, अगर आपने सफेद कपड़े पहने हैं तो कोई कैसे लिख देगा कि आपने काले कपड़े पहने हैं? आपने जो जो आप अपना आवरण बनाएंगे वही तो बोला जाएगा। और एक यहाँ और चीज़ है, समस्या ये कि आप चीज को ना, तथ्य को छुपा रहे हैं। बिल्कुल, एक और चीज़ है, जैसे क्योंकि मीडिया की बात लेकर आए, मीडिया को तो कोई सपना आता नहीं है, जैसा कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। खेमे हैं, भले ही तंबू नहीं गड़े हुए हैं, खेमे हैं, कैंप हैं, हाँ, एक-दूसरे के खिलाफ जो खबरें छपवाई जाती हैं, हाँ, हाँ। किसी कैंप के एक्टर के खिलाफ या किसी खास एक्टर के खिलाफ, किसी खास फ़िल्म के खिलाफ, सोशल मीडिया में भी जो चलता है, जो खबरें छपवाई जाती है, वो कहाँ से आती है? वो यहीं से इनके पीआर के थ्रू जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में प्लांट की जाती है। सब खूब अच्छे से जानते हैं। कौन ऐसा अभी मैं वही कह रहा हूँ, पिछले साल भर के इंटरव्यू देखिए, इमेज साफ करने के साथ-साथ ये रोते हुए भी नज़र आए।
अरे यार, यहाँ तो लोग दूसरे की फिल्म फ्लॉप होने पर खुशी मनाते हैं। तो ये खुशी हाँ, मनाने वाले कौन है? कौन है? हाँ, अगर एग्ज़ैक्टली। आप कैंप नहीं है हाँ, तो हाँ। किसी की फिल्म फ्लॉप होने पर खुशी कौन मना रहा है? कैंप है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ईमानदारी से और कहना चाहिए कि हाँ ये है, ये बड़ी समस्या है और इसने हम सबको डुबाया है। लेकिन वो कैसे? वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं इंटरव्यू में। तो ये वही पीआर वाले इंटरव्यू हैं। दरअसल इन इंटरव्यूज का ना कोई मतलब नहीं है। दीवा कौन है? कौन 5 ग्रेट हैं आज की जनरेशन में? किससे आप अपनी फीस कम करा लेंगे? किसको संकट में बुला लेंगे? ये एक दूसरे की पीठ खुजाने वाले ये इंटरव्यू हैं। ये सवाल ऐसे होने चाहिए कि वो कौन ऐसे 5 ग्रेट एक्टर्स हैं जिनके होने के बावजूद जो है बॉलीवुड की नैया पार नहीं हो रही है। वो कौन ऐसी सही दीवा बात हैं है। जिनका जादू नहीं चल रहा है। वो कौन ऐसे हैं जो अपनी हुँ। फीस कम नहीं कर रहे जिसकी वजह से बॉलीवुड का भट्टा बैठा हुआ है। ये सवाल इस तरीके से होने चाहिए जिसमें साफ निकल कर आए। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया रवि जी। आपने कहा कि वो कौन लोग हैं जो किसी दूसरे की हिट फ़िल्म होने पर फ्लॉप फ़िल्म होने पर खुशी मनाते हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री बंटी हुई है। और एक कुछ समय पहले संजय दत्त का स्टेटमेंट था, जब उनकी फ़िल्म आई थी जो बिल्कुल। हॉरर फ़िल्म थी, मैं हाँ, नाम भूल रहा हूँ उसका, भूतनी, हॉरर फ़िल्म जब आई भूतनी। थी, भूतनी, हाँ, भूतनी आई थी, हुँ। उस वक़्त उन्होंने कहा था। तो ये बातें साफ हैं। अब जब आप पहले देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है। एक तो बॉलीवुड डूब रहा है, ये फैक्ट है। बॉलीवुड डूब रहा है और बॉलीवुड के जो झंडा बरदार हैं वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो भी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है। जैसे कुछ समय पहले अजय देवगन ने भी कहा था कि हमें साउथ से कोई खतरा ही नहीं है, जबकि कितना बड़ा खतरा है दुनिया जानती है। मतलब जो लोग इंडस्ट्री के बाहर हैं वो भी जानते हैं, इंडस्ट्री वाले तो जानते ही हैं। बिल्कुल। तो ये पहला कहते हैं ना, जब आप नैया डूब रही होती तो ऐसा ही मति फिर जाती। आपको सामने से आता नुकसान दिखाई नहीं देता है। आपको सामने से आता नुकसान दिखाई नहीं देता, आपको सामने खड़ा दुश्मन दिखाई नहीं देता, या शायद आप अपने डर को इस हद तक दूर भगाना चाहते हैं कि डर सामने है, चिंता सामने है, शत्रु सामने खड़ा है और आप कहते हैं नहीं, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं बड़े पीआर इंटरव्यू, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे उस इंटरव्यू को देखकर नींद आ गई। क्योंकि उसमें सब इतना तारीफ़ों के पुल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा लग रहा था कि बस आज तो महिमा मंडन हो ही जाएगा। हाँ, आप अब बिल्कुल। करण जौहर से सवाल ये हो रहा था कि आपने 1000 करोड़ रुपए इनका निवेश लिया, आपको पैसे की क्या कमी है? उन्होंने कहा भई वो तो नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है। चलो कहीं न कहीं वो बात सही बोल गए। अब उनका हिंदी का अल्प ज्ञान है या जो भी है, वो बात सही बोल गए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो स्थिति उन पे लागू सही। होती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। लेकिन वो इतने छोटे हैं किसी को उम्मीद नहीं है। और उसके बाद भी आज भी अच्छा एक और चीज़ उन्होंने कहा कि नहीं, राइटर्स को मिलना चाहिए क्रेडिट, राइटर्स को होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो अब उन्होंने बोलनी शुरू की है। ये करण जौहर क्या ये बात बिल्कुल। 98 में या 2001 में या 2004 में बोल रहे थे? आज करण जौहर ये बोल रहे हैं कि राइटर को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा। तो ये ख़्याल अभी इंडस्ट्री के अंदर अचानक से क्यों तैरता हुआ आ रहा है? क्या साउथ को देखने के बाद जब आपने देखा कि कांतारा जैसी फ़िल्में चलने लगीं, जो बहुत कम बजट में बनी थी और एक उनके हिसाब से सो कॉल्ड नॉन फ़िल्मी व्यक्ति ने बनाई थी और इतनी अच्छी चली। तो कहीं न कहीं है कि इनको अपनी नैया डूबती दिख रही है और उसके बाद के ये रिएक्शंस हैं। बिल्कुल, देखिए इसी में, क्योंकि ये इंटरव्यू को मैं बहुत प्रायोजित और भली मसालेदार भली रवि जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? शायद रवि जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। रवि जी शायद यही कहना चाह रहे थे कि ये जिस तरीके का इंटरव्यू है, बहुत ही पीआर इंटरव्यू है और उसमें कैंप सिस्टम के सवाल पर भड़क रहे हैं, नेपोटिज़्म के नाम पर भड़क रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कि हमारे तमाम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इंडस्ट्री में कितनी तरह के कैंप हैं, कितनी तरीके की राइवलरीज़ हैं, कैसे एक-दूसरे के बारे में बयान दिए जाते हैं, कितनी
कितनी ज़्यादा और कितनी बड़े स्तर की कैट फाइट्स चला करती हैं बहुत सारी हीरोइंस के बीच में। और जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रियंका चोपड़ा वाला केस जब हुआ था, जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाना पड़ा, वो बात अलग है, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका सितारा वहाँ चमक गया, लेकिन यहाँ से उनका पैकअप पूरी तरीके से हुआ और उसमें किस तरह से कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तमाम बातें हैं उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इशारे दिए हैं, प्रियंका चोपड़ा ने समय समय पर बताया है और हम लोग सब जानते देखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि बॉलीवुड में कैंप सिस्टम के सवाल पर भले ही भड़क रहे हों करण जौहर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देश की जनता जानती है कि किस तरीके की राइवलरीज और किस तरीके के याराने दोस्ताने चला करते हैं। दुख की बात है, अफसोस की बात है कि चंद लोगों के बीच में सिमट कर रह गई है ये इंडस्ट्री, और यहाँ पर कुछ खास लोगों को ही उस पर्टिकुलर कैंप में होने का, उस पर्टिकुलर सर्कल में होने का फायदा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टैलेंट सिर्फ उन्हीं लोगों में है जो उस कैंप का हिस्सा हैं या उस घेरे में आते हैं या उस सर्कल में आते हैं। कहीं ना कहीं ये एक गलत मिसाल भी पेश करता है। और रही बात इस तरह के इंटरव्यू की, ज़्यादातर ऐसे इंटरव्यूज़ काफ़ी पीआर इंटरव्यू होते हैं, इनमें कुछ खास आपको जानने को नहीं मिलता, एक दूसरे की बस पॉलिशिंग होती है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसी बातें निकल कर आती हैं, इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि हम इस शो के माध्यम से आप तक यही पहुंचाना चाह रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शायद रवि जी का इंटरनेट का सिग्नल वीक हो चुका है, इसलिए हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। हम आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। रवि जी शायद हमारे साथ आ गए हैं, तो मैं एक सेकंड उनको ले रहा हूँ। रवि जी बीच में गायब हो गए थे, आप बताइए। जी, हाँ, वो नेटवर्क चला गया था अचानक, जी जी जाता नहीं है। बताइए। जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये इतना प्रायोजित किस्म का इसलिए भी लग रहा था ये इंटरव्यू कि इसी इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने, जो आजकल वो एंटूराज का मामला चल रहा है, जो तामझाम चलता है, पीआर, हम्म, मैनेजर, 6 लोग, वैनिटी वैन, ये सब। हाँ 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 तो हाँ इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये तो बड़ी छोटी सी इतनी छोटी सी समस्या है, लेकिन इस पर इतनी बातें हो रही। तो करण जौहर बेचारे प्रोड्यूसर क्या बोलते, नहीं नहीं, ये इतनी छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या है, इतनी छोटी नहीं। ऑब्वियसली मतलब इससे ऑब्वियसली। आप उस इंटरव्यू के लेवल को भी समझ सकते हैं। और उसके हाँ। बाद फिर करण जौहर ने एक्सप्लेन किया कि भाई हम्म, ये कितनी बड़ी समस्या है। हालांकि उन्होंने बहुत खुलकर नहीं कहा, क्योंकि जितने लोगों का नाम उनको लेने थे वो सब तो उनके यार हैं ना आजू बाजू, जिन लोगों को उन्होंने लॉन्च किया है। खुद ही हाँ बेचारे रो रहे हैं कि भाई जिनको मैंने लॉन्च किया वही मेरे लिए फीस कम नहीं करते, आज की डेट में पैसा हाँ मांगते हैं, फिल्मों की उनकी ओपनिंग नहीं लगती। तो हाँ करेंगे शिकायत किससे? बात तो ये है कि हाथी आपने खुद ही पाल लिए हैं, अपने हाँ आंगन में बांध रखे हैं, और अब हाँ। वही सुनते नहीं। आपकी तो तकलीफ तो है, लेकिन क्या है ना कि अब ना बोल सकते हैं वो कुछ सामने खुलकर, कि मैं कैसे बोलूं। अब उसमें हम्म उसमें उन्होंने ये कि दो चार एकदम बहुत फेवरेट टाइप के, जो भाई कोई तो घेरा बना के रखना ही पड़ेगा, उनको हम्म बचाते हुए सारी बातें कर दी। तो इस तरह की जो बातें हैं, और जिस तरह इन प्रायोजित बातों में ये जो निकल के आता है ना कि बॉलीवुड में तो कैंप है ही नहीं है, फिर मीडिया जो है सबसे आसान है कि उसके माथे पे ठीकरा फोड़ दे, तो मीडिया की कही हुई बातें हैं। हम लोग तो हाँ। बड़े पाक साफ धुले हुए बड़े मासूम लोग हैं। तो वो जो मासूमियत दिखाने की कोशिश इस तरह के इंटरव्यूज में है, और यही कोशिश ये है इन सब के बहाने से कि बॉलीवुड के जो असली मुद्दे हैं, आप हमसे जी नेपोटिज्म पर बात ना करो, क्योंकि मैं खुद को जी। बड़ा छोटा महसूस करता हूँ इस पर हाँ। सफाई देते हुए। अरे सफाई क्या, बहुत बड़े सवाल हैं भाई आपके सामने। सफाई नहीं, उनके जवाब देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। हम्म। जितने जिस तरह से आपने पूरी इंडस्ट्री को खराब कर दिया है, करण जौहर खुद ही नेपो किड है ना। उनके हम्म पिताजी, चलिए वो जमाना था, उनके पिताजी ने मेहनत करके बना दिया बहुत कुछ। हम्म, आखिरकार तो एक फैमिली, उसी फैमिली से ही आते हैं। भाई चोपड़ा जो है वो उनके कजन्स ही तो है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मतलब ये तो पूरी फैमिली है, फैमिली का ही ड्रामा चल रहा है। इस हाँ। फैमिली के ड्रामे में कभी कोई जो है अमिताभ हम्म बच्चन जैसा, शाहरुख खान जैसा, या हम्म अक्षय कुमार जैसा कोई बाहर से आ जाता है। और हम्म। उसमें भी देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ही, मतलब उस जमाने वो मामला नहीं कि कोई बड़े संघर्ष करके आए हुए लोग हैं, जिन लोगों के भी बड़ी बड़ी कहानियां आज आपको स्ट्रगल की देखने मिलती हैं। ये सब हम्म बड़े अच्छे परिवारों से आए हुए हैं, बड़े रसूखदार हम्म परिवारों से आए हुए हैं। इनकी हम्म राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा रही है, इनके परिवार जो है
बहुत हाँ। गहराई तक मतलब प्रतिष्ठित लोगों से, प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए लोग थे। तो ये जो बातें हैं कि भाई ये बड़ा स्ट्रगल है, तो ऐसा भी नहीं, बाहर से भी जो आए उसमें वही लोग हैं जिनके अंदर कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन रहे हैं, और अंदर तो इन्होंने अपने तंबू गाड़ ही रखे हैं। इस पूरी बहस में, इस पूरे मामले में होता ये है कि आप जो रियल आउटसाइडर टैलेंट है, उसके लिए दरवाजा बंद कर, उसको आप किसी कीमत पर पैर नहीं रखने देना चाहते हैं। हालांकि जिसको जगह बनानी होती है वो तो बना ही लेता है। वो बोलते हैं ना कि फिर तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वाला मामला जो है, तो फिर तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो बहुत छोटा सा परसेंट है, मतलब वो आपको इक्का दुक्का कोई कहानी वैसी मिलती होगी। हाँ। तो ये कुल मिला के कैंप है, सबके अपने अपने कैंप हैं। आपके कहने से कि नहीं कैंप मतलब तो तंबू होता है, तो कहाँ आपने तंबू गड़े हुए यहाँ देखे हैं? घर होता है, तंबू तो छुट्टियां मनाने के लिए स्कूल के दिनों में जाते हैं, फिर तंबू में रहते हैं, फिर वापस घर चले। ये सब बचकानी बातें हैं। ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बातें हैं, और असली मुद्दों पर जवाब देने से बचने का तरीका है। तो जवाब नहीं देना है, मामला ये है। एक हमारी दर्शक हैं महक अग्रवाल, उन्होंने सवाल पूछा है कि साउथ से खतरा नहीं है, लेकिन वहीं अजय देवगन मोहनलाल के पैर पकड़ते दिख रहे हैं दृश्यम 3 के रीमेक राइट्स के लिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है रवि सर? ये आपको दोगलापन नहीं लगता? ये आपसे, आपके लिए सवाल है, इसलिए मैंने आपके लिए सवाल पढ़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल दोगलापन तो है ही, सीधी सी बात है। दरअसल आपको यहाँ अपने आप को हीरो बना के दिखाना है कि देखो मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, और चाहे साउथ या कोई भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ के राजा हैं। जो इस तरह का भाव है, जो अपने फैंस को या जो इंडस्ट्री का जो लोग भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनकी इसमें दिलचस्पी है, उनको मैसेज देना है। सच्चाई वही है जो ये लिख रही हैं। भाई शाहरुख क्या मतलब, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन, इनके कैरियर को उठा के देख लीजिए, कितनी फिल्में जो हैं साउथ की रीमेक हैं। हाँ। और जितने बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने कितने सारी फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीद रखे हैं। ये तो अभी थोड़ा ओटीटी की वजह से इनको तगड़ा झटका लगा है कि ओरिजिनल फिल्में लोग जो हैं वो सीधे-सीधे देख पा रहे हैं, या तकनीक इस तरह से बदल गई है कि आप किसी भी फिल्म को देखना चाहें दुनिया के कोने की, तो आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से वो उपलब्ध हो जाएगी, और आपकी चोरियाँ जो है वो पकड़ ली जाएँगी। तो अपने पास तो कुछ है नहीं ना। भाई आज हाँ। देखिए, एक खबर आई थी अभी 3-4 दिन पहले, लास्ट वीक की बात है, कि यशराज फ़िल्म्स जो है स्क्रिप्ट मार्केट में ढूँढ रहा है। उसने लोगों से कहा है कि भाई आप हमको स्क्रिप्ट्स भेजिए, आइडिया भेजिए, उन्होंने जो भी चीज़ें माँगी। ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, या सिर्फ यशराज नहीं, सबकी बात, उसमें करण जौहर भी शामिल हैं, अजय देवगन भी शामिल हैं, शाहरुख भी शामिल हैं, नाडियाडवाला भी शामिल हैं। आपने राइटिंग को तो यही समझा था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो किसी भी फ़िल्म की डीवीडी मँगाएँगे, किसी भी फ़िल्म का राइट खरीदेंगे, राइट नहीं मिला तो हम चुरा लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आइडिया गोलमाल कर देंगे। तो जब आपने राइटिंग को कभी कुछ समझा ही नहीं, तो इसलिए जब अब पूरी दुनिया खुल गई है, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट लगभग-लगभग हो ही चुकी हैं, तो आपकी सारी चोरियाँ पकड़ ली जाती हैं। तो थोड़ा शर्म भी तो आना चाहिए ना यार, मतलब आप कब तक बेशर्म बने रहो? थोड़ी तो शर्म आएगी, मतलब बार-बार अगर चीज़ें पॉइंट आउट होंगी आपकी तरफ। तो ये उसी का नतीजा है, लेकिन जब आपने उसको कभी तवज्जो ही नहीं दी, कभी इंडस्ट्री में राइटर्स का आपने इम्पोर्टेंस माना ही नहीं, और ये पिछले कुछ सालों की बात है। पिछले आप समझ लीजिए ये ढाई 3 दशक, मतलब उतना ही मामला है 25-30 सालों में। तो हाँ। ये जो लोग आज सारे दिख रहे हैं, ये सब उसी दौर में आए हुए हैं, इन्होंने बर्बाद किया है। राइटिंग को खत्म कर दिया है। इन्होंने राइटिंग को कुछ नहीं समझा, इन्होंने कहा ये तो कुछ भी तो नहीं करना है। सेट पर डीवीडी चलाकर लोगों ने फ़िल्में बनाई हैं। एक तरफ वीडियो चल रहा है कि हाँ भाई हाँ, देखो कैसा है, ये सेम टू ऐसे सेम कर। आपको इधर करना है। ये हाँ। कॉपी पेस्ट करके आपने सिनेमा बनाया, तो आपने राइटिंग की कोई जगह ही नहीं रखी। तो अब जब नहीं है, तो आपको ढूँढना पड़ रहा है। लेकिन हुँ, राइटर ऐसे तो नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। ऐसे बहुत टैलेंट हंट हमने पिछले 25 सालों में देख लिए हैं। हाँ, हाँ, बड़े-बड़े हाँ। हाउसेज़ ने कराए हैं, प्रोड्यूसरों ने करवाए हैं, कंपनीज़, मीडिया कंपनीज़ ने भी ऐसे टैलेंट हंट कराए हैं कि हमारे हाँ, यहाँ स्क्रिप्ट लिख के भेजिए। हाँ। तो ऐसे नहीं होता है, राइटिंग बहुत अलग चीज़ है, कहानी बहुत अलग चीज़ है, वो ऐसे नहीं मिलती। तो खैर वो एक अलग मामला है। तो जब आपने खुद ये सारी चीज़ें जो हैं बर्बाद की है, तो फिर हुँ, आपको ये बताना पड़ता है कि इन सब के बावजूद कि नहीं,
हम तब भी साउथ से बड़े हैं। साउथ की कहानियां जो है, कांतारा देख लीजिए, अभी आई है ना पिछले हफ्ते, धूम मचा रही है वो फिल्म अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के साथ आपकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, कहाँ है वो, कौन पूछ रहा है उसको? जिन लोगों ने उस तो फिल्म को देखा, मुझे बताया उन लोगों ने हाँ, कि उस फिल्म से आत्मा ही गायब है। मतलब फिल्म में कुछ है ही अरे नहीं, मेहनत की गई है लेकिन आत्मा नहीं है। सर, ये घिसी पिटी चीजें आप दिखाएंगे। हीरो का ब्रेकअप हो गया अपनी प्रेमिका से, हीरोइन का ब्रेकअप हो गया अपने प्रेमी से, फिर वो जो दोनों अपना टूटा दिल लिए हुए मिले हैं, ठीक है, अब इन दोनों की जो शादी हो रही है हम उसको तोड़वाते हैं, फिर हम हम्म ड्रामा करेंगे। यार ये बचकाना आइडिया जाने कितनी फिल्मों में, हम्म, साइड स्टोरी या साइड के प्लॉट में आपने देखा है, ऐसी कितनी देखा है। चीजें। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ना आप कॉमेडी पैदा कर पा रहे हैं, ना कोई हाँ परफॉर्मेंस है, ना कोई म्यूजिक है। आप देना मतलब आप क्या बना रहे हैं मतलब? तो सिर्फ आपको क्या लगता है कि आप इतने महान हैं कि आपके नाम पे, वरुण धवन के नाम पे, जानवी कपूर के नाम पे लोग देखने चले आएंगे? या डायरेक्टर ने इतना कुछ कमाल कर दिया था पहले, उनकी तो हाँ पहली ही फिल्म ठीक थी बस जो बनाई थी, उसके बाद वो वही हाँ दुल्हनिया ही बनाते रहे हैं। तो बिल्कुल। आपके पास एक आइडिया चला है, आप उसको कितना घिसोगे भाई? ये भी वही आइडिया घिस रहा है यहाँ, वही हाँ दुल्हनिया, वही शादी में ड्रामा, वही उसी तरह का मेकिंग। विजन है ही नहीं, ये विजनलेस लोग। अब ये दुर्भाग्य है कि इस इंडस्ट्री में बड़े-बड़े विज़नरी हुए हैं जिन्होंने सिनेमा बनाया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है। इस वीडियो बिल्कुल। में ये भी बात आई थी इस इंटरव्यू में कि लोगों ने हाँ अपने घर बेच दिए, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दी, सड़क पे आ गए फ़िल्में बना के। वो पैशन था। आज तो आप बहुत सेफ ज़ोन में खेल रहे हैं प्रोजेक्ट बना के, हम्म तो कहाँ से सिनेमा बना पाएँगे? और दूसरी बात ये है कि आप में अपने ईगो के अलावा किसी के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, या फिर आपको अपने आस-पास जो है वो चमचे चाहिए या हाँ नेपोटिज़्म चाहिए, तो कैसे चलेगा मतलब? इंडस्ट्री किसी की बपौती नहीं है, इनको लगता ज़रूर है कि हमारे बाप हाँ। का है, लेकिन ऐसा है नहीं। दर्शक ही किंग है, ये पक्की बात है, और कंटेंट के बिना चलेगा नहीं, ये कुछ भी कर लें। बहुत सही मुद्दे रखे रवि जी आपने, और बड़ी अच्छी चर्चा रही। हम लोग काफी समय बाद लाइव आए हैं, और जी हाँ। उम्मीद करते हैं यूट्यूब थोड़ा सपोर्ट करेगा तो हम रोजाना लाइव आते सॉरी। रहेंगे। बीच में यूट्यूब जी। की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, हमारे नोटिफिकेशंस भी नहीं जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए लाइव करने का हमने क्रम हल्का कर दिया था क्योंकि लोगों तक सूचना नहीं पहुंच रही थी। उम्मीद करते हैं कि आगे यूट्यूब का हमें साथ मिलता रहेगा तो हम लाइव आते रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे दर्शकों की शिकायत होती है कि आप लाइव नहीं आते। बिल्कुल। हम लोग पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हैं। प्लेटफॉर्म अगर आपको सूचित नहीं करेगा तो फिर हमारा लाइव करना कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग बाद में देखते हैं कि अरे आप लाइव आए थे और हमें पता ही नहीं चला, तो वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और अभी भी बहुत सारे दर्शकों को, जब हम लाइव हैं, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि हम लाइव हैं क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, उन तक कोई सूचना नहीं पहुंच पाती है। खैर, लेकिन आज बहुत दिनों बाद जुड़कर बात करके अच्छा लगा रवि जी, और जी। उम्मीद करते हैं कि शुक्रिया आगे भी उज्जवल हम जी, मुझे भी मिलते बहुत अच्छा रहेंगे और लगा। बात करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।